राकेश जी, जो एक ख़ास वर्ग को दलित बता दिया गया है और उनकी शायद सेल्फ इमेज भी यही बन गई है बहुत सारे एक बहुत बड़े वर्ग की, कि हम दलित हैं। और ये भी बहुत बोला जा रहा है कि हमारे ऊपर बहुत भूतकाल में भी बहुत अत्याचार हुए, बहुत भेदभाव हुए, और आज के समय में भी वो एक ख़ास वर्ग ये कहता है, उनका आत्मविश्वास मैं देखता हूँ इस मामले में बहुत कम है और मनोबल बहुत डाउन है। ये कहते हैं कि हमें अलग रखा जाता है, थोड़ा सा देखा अलग जाता है, थोड़ा भेदभाव रखा जाता है। तो दलित का ये क्या मसला है, क्या मुद्दा है राकेश जी, इसमें थोड़ा आप स्पष्ट करें। देखिए, भारतीय गांव की जो हम स्टडी करते हैं अंग्रेज़ों से आगमन से पहले, तो उन भारतीय गांव में एक ऐसी स्वावलंबित स्वतंत्र व्यवस्था दिखती है जिसके अंदर इस तरह के ज़्यादा भेदभाव संभव ही नहीं है ना। क्योंकि जातियों की अपनी सत्ता है, गांव के अपने नियम हैं और सबको उन नियमों को मानना पड़ता है। भारत की परंपरा के हिसाब से अगर हमारे परिवार में कोई झगड़ा है, पहले संयुक्त परिवार होते थे, तो उसे परिवार के मुखिया लोग निपटाएंगे। अगर जाति के बीच का झगड़ा है, दो परिवारों का है लेकिन एक ही जाति के हैं, तो जाति के मुखिया लोग निपटाएंगे, उसे जाति की पंचायत बैठेगी। और गांव का झगड़ा है तो गांव की पंचायत बैठेगी और उस झगड़े को निपटाएगी। और गांव की अर्थव्यवस्था में ये बात निश्चित थी कि गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को भोजन, कपड़ा और सारी चीज़ें उपलब्ध, उसका सिस्टम बना हुआ था। तभी तो स्वावलंबित गांव हजारों साल से भारत में टिके रहे। नहीं तो लोग गांव छोड़ देते, जो गांव में है वो गांव चले जाओ, कोई रोक रहा है? पहले तो लोगों में दमखम था, किसी भी जगह नई जगह जाके बस जाते थे। लेकिन गांव के अंदर बसे रहना और एक ही व्यवस्था में लगे रहना, इसका मतलब ही कि गांव में आदमी संतुष्टिपूर्वक इस तरह से रह रहा था। लेकिन ब्रिटिश शासन होने के बाद गांव की अर्थव्यवस्थाएं तोड़ दी गई, इनके आर्थिक चक्र को तोड़ दिया गया। ज़मींदार बैठा दिए गए, रैयतवाड़ी सिस्टम बना, कहीं महलवाड़ी सिस्टम बना, बहुत ज़्यादा लगान वसूले गए। ज़मींदारों से ज़्यादा पैसे अंग्रेज लेते थे तो वो ज़्यादा अत्याचार करते थे। दूसरा है कि स्थानीय समाज के जो ज़मींदार थे वो अलग हो गए, उनकी जगह दूसरे लोग आ गए जिन्हें ज़मींदारियाँ बेची गई। उनका कोई रिश्ता नहीं था वहाँ के लोगों से, स्थानीय समाज से, तो उनके अत्याचार जुल्म हुए, एक नई तरह की व्यवस्था आ गई। उसी में देखते हैं हम कि भारत में जातिगत जनगणना अंग्रेजों द्वारा कराई गई, क्योंकि ये जो अंतर्बोध था, अगर हम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को देखें तो इससे बात समझ में आ जाएगी कि भारत में बंगाल विभाजन के खिलाफ जो चेतना पैदा हुई, बंग भंग के खिलाफ, उससे अंग्रेज लोग डर गए। 1857 तो अलग तरह की घटना थी, लेकिन बंग भंग की चेतना में, यानी बंगाल का विभाजन ना किया जाए हिंदू मुस्लिम के सवाल पे, इसकी चेतना जो पूरे देश में, महाराष्ट्र का आदमी भी लड़ रहा है कि बंगाल का विभाजन मत करो, दिल्ली का आदमी भी लड़ रहा है, तो इस चेतना में भारत राष्ट्र, भारत के आम नागरिक के अंदर बसा हुआ भारत राष्ट्र प्रतिध्वनित हो रहा है, जिससे अंग्रेज डर गए। तो उन्होंने सबसे पहला खेल ये करा कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति को पोलराइज करने के लिए मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा वगैरह का गठन कराया। उसी तरह से गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों ने, गांधी जी जब अकेले गए थे कांग्रेस के प्रतिनिधि बन के गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ वार्ता ये होनी थी कि सबने अवज्ञा के बाद जो माहौल बनाया उसमें हमें औपनिवेशिक स्वराज मिलेगा या नहीं मिलेगा, या स्वराज मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ जो प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, उन्होंने जाके बात ये रख दी कि भारत में जो विभिन्न जातियाँ हैं उनको पृथक निर्वाचन दिया जाए। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन जो दिया गया था, उसके बाद जो सांप्रदायिकता बढ़ी थी, तो गांधी जी की नज़र में तो वो थी। अब उन्होंने कहा कि सिखों को और दलितों को और इन्हें और उन्हें और पृथक निर्वाचन दिया जाए दलितों का।
तो गांधी जी उसके लिए तैयार नहीं थे, तो गांधी जी हट गए उससे। फिर इस पे ये राजनीति खड़ी हुई कि गांधी जी दलितों की पृथक चेतना का, मतलब पृथक निर्वाचन का विरोध कर रहे हैं, जिस पे गांधी जी को आके यहाँ अनशन करना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों ने डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया कि वो पृथक निर्वाचन देंगे। और गांधी भारतीय समाज के इस तोड़ने वाली बात को एक और स्वीकार करने को उस समय तैयार नहीं थे। तो अंबेडकर का पैक्ट हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। और पूना पैक्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका एक विरोध किया जाता है। पृथक निर्वाचन की जगह गांधी जी ने प्रस्ताव रखा कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ले लें। अगर चुनाव हो रहे हैं विधानसभाओं के, तो उसमें अगर पृथक निर्वाचन से आप पे 20 सीटें आती हैं तो आप 40 ले लो, 40 आती हैं तो 80 ले लो, लेकिन पृथक निर्वाचन मत करो। उससे पृथकता पैदा होती है, दिमाग में समाज टूट होता है। उसके बाद ही राजनीति चल पड़ी गांधी जी के खिलाफ और पृथक निर्वाचन के सवाल। अब इसका जो क्षेत्र दिखता है आदि, अंग्रेजों ने इस राजनीति का जो उपयोग किया, वो केंद्र दिखता है महाराष्ट्र में। क्योंकि भारत में हम देखते हैं कि मध्यकाल में जब मुसलमान आ चुके थे, जो साधु संत थे उसके बीच में जात पात को माने न कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, ये आंदोलन चल गया था। और हम उत्तर भारत में रैदास के मंदिरों की बहुत श्रृंखला पाते हैं। खुद बनारस के एक घाट पे रैदास घाट है और रैदास का मंदिर बना हुआ है, जिसमें खुद रैदास का दोहा लिखा हुआ है कि ब्राह्मण, जिसका अर्थ ये है कि ब्राह्मण कोई किसी उससे नहीं हो जाता कि वो किस वंश में पैदा हुआ है। जिसके पास ज्ञान है वही ब्राह्मण है और उसका ही समाज सत्कार करता है। और वो खुद अपने लिए कहते हैं मेरे पास ज्ञान है, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा सत्कार करते हैं लोग। और हम जानते हैं कि रैदास की शिष्या मीराबाई थी, जो राजपूत थी। तो भारतीय समाज इस अंतर्विरोध में जो उसका एकीकरण था वो हासिल कर चुका था। जो शहरों की स्थापना हुई, बड़े बड़े शहरों की, वहाँ गांव समाज तो था नहीं, तो बड़े शहरों में ये अंतर्द्वंद कुछ आ रहे थे उभर के, तो उनके बीच एकता कायम करने के लिए हमारा सूफी संत आंदोलन उनके बीच एकता कायम कर चुका था। लेकिन महाराष्ट्र में पेशवाओं के खिलाफ, चूँकि पेशवा को अंग्रेज शिकस्त नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने महार रेजिमेंट बना रखी थी। उस रेजिमेंट की मदद से पेशवाओं को हराया। तो उस विभाजन के बाद उन्होंने महाराष्ट्र में इस राजनीति की शुरुआत की। और सबसे पहले अंग्रेज होशियारी से सांस्कृतिक चेतना का निर्माण करते थे। तो ज्योतिबा फुले, जो एक बड़े समाज सुधारक के रूप में सामने आते हैं और जिन्हें मानते भी हैं, उनका योगदान भी है। उन्होंने मजदूरों को संगठित करा, माली समाज को जागृत किया, लड़कियों के स्त्री पुरुष समानता की बात उठाई। बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन उसे हम पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर देखने की कोशिश करेंगे तो गुलामगिरी किताब में वो लिखते हैं कि हम राजा बलि की संतान हैं और जो विष्णु के अवतार हैं उन सबको अपना शत्रु मानते हैं। और वामन ने बलि को दक्षिण में भेज दिया, उस कहानी का उपयोग किया जाता है इसमें। और ये कहते हैं कि हम राजा बलि की संतान हैं और अंग्रेज भी राजा बलि की संतान है, तो इसलिए वो हमारे सहयोगी हो गए। तो जो हमने बंगाल में देखा कि ब्राह्मण जो है उन्हें बोध करा दिया गया कि तुम और हम एक ही लोग हैं, उसी तरह से दलितों को ये बोध करा दिया गया, मालियों को वहाँ पे ये बोध करा दिया गया एक समाज को कि अंग्रेज जो है वो हमारे शत्रु नहीं है, अंग्रेज हमारे ही लोग हैं जो बाद में आए और हमारी मुक्ति के लिए आए। तो इस तरह से महाराष्ट्र से एक नए प्रकार की दलित चेतना का निर्माण किया गया। उसमें चूंकि अंबेडकर उस समाज में विकसित हुए तो उनको पढ़ लिख गए थे काफ़ी, तो उनको लीडर बना के उसका प्रस्तुत किया गया। तो भारतीय समाज के अंतर्द्वंद जो बहुत से थे उसमें एक अंतर्द्वंद के रूप में इसको भी विकसित किया गया। लेकिन जो बहुत सी बातें की गई हैं, तो ब्रिटिश काल के बाद जब गांव गरीब हो गए तो बहुत से अंतर्द्वंद हुए, नए ज़मींदार आ गए, बहुत से जुल्म हुए। उन जुल्मों में
जिन जातियों का पेशा छिन गया था तो वो गरीब हो गई, और गरीब पे जुल्म ज़्यादा हो जाता है। और जिनको सत्ताएं मिल गई अंग्रेजों के आने के बाद, है ना, तो वो जातियां थोड़ी संपन्न हो गई। तो ये अंतर्द्वंद हुआ, लेकिन उस अंतर्द्वंद के बाद भी कोई ऐसी चेतना नहीं थी अलग जो पृथकता पैदा करती। लेकिन इस पे एक बहुत इंटरनेशनल रूप में आज तक काम होता है कि दलित चेतना के रूप में एक भारतीय समाज के समुदायों की पृथक चेतना का निर्माण कर दिया जाए कि हम पृथक थे। अब उसमें यहाँ तक बात पहुँच जाती है कि भारत के ग्रंथों में, भारतीय ग्रंथों में जो पात्र हैं, तो हर कहानी में एक हीरो एक एंटी हीरो बनाया जाता है। उसकी कुछ ऐतिहासिकता होती भी है, लेकिन हम देखते हैं कि दलित आंदोलन के अंदर ऐसी किताबें सामने आती हैं कि उनको लगता है कि जितने एंटी हीरो थे वो हमारे हीरो थे। हाँ, वो रावण से जोड़ लेंगे, सुपर्णखा से जोड़ लेंगे, पूतना से जोड़ लेंगे, इनसे अपने आप को जोड़ लेंगे। तो अब अगर उनसे सवाल पूछा जाए इस बात का कि भाई इसकी ऐतिहासिकता क्या है, इसकी ऐतिहासिकता क्या है, तो उसकी ऐतिहासिकता कोई साबित नहीं होगी किसी भी समाज से कि वो उस समाज का अंग है। क्यों? क्योंकि ये तो मिल गए ना, मैं राम रावण युद्ध होने के बाद तो मिल गए ना वो आपस में समाज। जब मिल गए तो आनुवंशिक रूप से शादियां भी हो गई और बच्चे भी हो गए और आगे डेवलप हो गए। तो ऐतिहासिक पात्र जो भी हैं, या तो वो एक ही समुदाय के भी ऐतिहासिक पात्र हो सकते हैं, और एक समुदाय के नहीं है। अगर विभिन्न समुदायों के, तो उन समुदायों के युद्ध होने के बाद शांति हो गई, मिल गए आपस में। अब मिल के मान लो 10,000 साल को गुजर गए, तब भी हम लेके बैठे हैं कि हम उस चीज़ की चेतना के वाहक हैं। तो ये बात ऐसे नहीं है। तो ऐतिहासिकता में कहीं इस तरह का दलित वर्ग, दलित चेतना और दलित बात नहीं मिलती है। ये इम्पोज किया गया, बनाया गया, और इसके लिए जो चीज़ें प्रयोग की गई, जैसे तालाबों का सवाल आता है, तो अगर अब भी हम कुछ साल पहले जैसे बंगाल में जाते हैं गांव में, तो वहाँ लोगों के अपने निजी तालाब हैं, लोगों के। हाँ है, हर घर के सामने। हाँ, घर के सामने। अब मान लो मेरा एक संयुक्त परिवार है, मेरा तालाब है, तो मैं आपको उसमें नहीं छूने दूंगा, चाहे हम एक ही जाति के हों। अच्छा। हाँ, मतलब मेरा तालाब है, मुझे उसे शुद्ध रखना है। मैं मछली पाल रहा हूँ, मैं अपनी जूठन धोता हूँ, आपकी जूठन थोड़ी धुलेगी उसमें। तो मेरा तालाब है। इसी तरह से कुएं और तालाब, जो पानी की बात है, तो विभिन्न समुदाय, क्योंकि भारतीय समाज जो है वो समाजों का समाज है, तो हर समाज के लोग अपनी पानी की एक व्यवस्था कायम करते हैं। अब एक नदी से सबको पानी भरना हो तो नदी का विभाजन तो है नहीं, सब नदी से ही भर के लाएंगे। लेकिन अगर गांव में 10 कुएं खोदने हैं, कुआं खोद के पानी निकलना है, तो एक समाज जिसका सांस्कृतिक रिश्ता आपस में जुड़ा हुआ है, उसने अपना एक कुआं बना लिया, दूसरे समाज ने दूसरा कुआं बना लिया, तीसरे समाज ने तीसरा कुआं बना लिया। कोई किसी को रोक तो नहीं रहा नहीं। अब मैं अपनी कुएं को छोड़ के कहूँ कि मैं दूसरे कुएं से पानी पीऊंगा, तो वो रोकता है। अब इसी बात को, तस्वीर को अगर इस तरह से देखा जाए कि एक आंदोलन एक जाति विशेष में, महाराष्ट्र की बात आती है तो महारों में ये आंदोलन चला दिया जाए कि हम तो हर कुएं से पानी पिएंगे, हर तालाब से पानी पिएंगे, तो निश्चित रूप से जिस जाति या समुदाय का वो तालाब और कुआं है, तो विरोध करेगा, और इस विरोध पे हम इस चेतना का निर्माण कर देंगे। तो एक योजनाबद्ध तरीके से इस तरह से एक पृथक चेतना, जब भारत में हिंदू मुस्लिम के सवाल से भी ये संभव नहीं हो पा रहा था कि भारतीय जनता के एकीकरण को रोका जा सके, अंग्रेजों के खिलाफ जो चेतना बन रही है उसे रोका जा सके, तो जातिगत अंतर्वादों का इस्तेमाल किया गया, और उसी में उन्होंने एक कैटेगरीज डिक्लेयर कर दी दलितों के रूप में, जो महाराष्ट्र में तो महारों को मान लिया क्योंकि उनका सहयोग दिया था,
लेकिन बाकी जगह उन्होंने और जातियों को जोड़ के, जैसे हमारे यहाँ जाटव समुदाय के लोग हैं, चमड़े का काम करते थे, तो चमड़े के काम करने वाला गरीब होता था, ये बात भारतीय इतिहास में नहीं मिलती। लकड़हारे तो हमने गरीब पढ़े हैं कहानियों में, लेकिन कोई कहानी हमें किसी काल की ऐसी नहीं मिली जिसमें कहा गया हो कि वो चर्मकार जो है वो बहुत गरीब था, क्योंकि चमड़े का उपयोग था राज परिवार से लेकर नीचे तक। और ये जातियाँ जो एक पेशा करती थी वो संगठित रहती थी पूरे राज्य में, मतलब गांव के लोग भी संगठित रहते थे और गांव के ऊपर श्रृंखलाओं में वो श्रेणियाँ ऊपर तक मजबूत रहती थी, तो उनके व्यवसाय चलते थे अपने। अब वो व्यवसाय जब छिन गया अंग्रेजों के आने के बाद, तब ये सवाल खड़ा हो गया कि भाई ये जो है गरीब लोग हो गए। अब जब गरीब हो गए तो ये केवल खेती पे आश्रित हो गए। अब खेती तो आदमी खुद करता था पहले, मान लो, तो अब बहुत सी जातियों ने खेती में इनसे काम लेना शुरू कर दिया बदले में गाँव रहने के। हाँ, या अंग्रेजों ने जमींदार रख दिया तो इन पे छोटा मोटा जो खेती का टुकड़ा है, तो गांव में तो 1/6 लिया जा रहा है, और अंग्रेज ने पैसा मांगना शुरू कर दिया कि इतने रुपए का टैक्स हो गया। अब ये तो अनाज खाने के लिए पैदा कर रहे हैं अपनी छोटी ज़मीन में, टैक्स कहाँ से दें? तो इन्हें गरीबी और भुखमरी में तो अंग्रेजों ने फंसा दिया। फिर गांव में जो संपन्न हो गया था उससे कॉन्ट्रडिक्शन इनका खड़ा कर दिया। तो उस अंतर्बोध को एक वैचारिक आधार देने का प्रयास आज भी, एक किताब है ब्रेकिंग ऑफ इंडिया, है ना, तो उसका लेखक भी सब दिखाता है किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समुदाय इस तरह का खड़ा करने की कोशिश, चेतना का निर्माण करने की कोशिश की जाती है कि दलितों का सवाल पे। तो मेरा ये कहना है इसमें कि ब्रिटिश पूर्व इतिहास में जो भी ग्रंथ लिखेगा, जो भी बात लिखी गई, उसका प्रमाणीकरण करा जाए कि ऐसा हो रहा था भारतीय समाज में या नहीं। जैसे अंग्रेजों ने, चूँकि अम्बेडकर का योगदान भारत में सबसे बड़ा ये है कि जब अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाना चाहते थे तो ईसाई बनने को तैयार नहीं हुए, और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करा। और बौद्ध धर्म के जो बौद्ध भिक्षुओं के केंद्र होते थे, वहाँ एक साम्यवादी व्यवस्था थी ऐसी कि जहाँ निजी संपत्ति नहीं होती थी, उसे उन्होंने आदर्श माना। तो ये जो पॉजिटिव बात कही गई, उसी का उपयोग इस रूप में करा गया आगे कि बौद्धों का बहुत नरसंहार कर दिया हिंदुस्तान में, और बौद्धों से संघर्ष हो गया। तो हमारा सवाल ये है कि भाई बौद्धों से संघर्ष हो गया हिंदुओं का, तो कहीं उसका प्रमाणीकरण है? कहीं कोई प्रमाणित दस्तावेज ऐसा आता है कि बौद्धों को मारा जा रहा हो? है? तो भारतीय ग्रंथों में कहीं नहीं है। केवल अंग्रेजों ने एक शिलालेख का उपयोग करा है पुष्यमिशुंग के, जिसमें बौद्ध भिक्षु के सर लाने की बात कही है उसने, और वो लगा हुआ है कहाँ? अफगानिस्तान में। और उसकी कहानी ये है कि पुष्यमित्र शुंग ने, जब यवनों का आक्रमण हो रहा है, तो अशोक के भ्रदरथ जो है वो, चूँकि शांति और ये सब संदेश चल रहे हैं, तो वो तैयार नहीं है उसका प्रतिरोध करने के लिए। तो पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके राज्य बना लिया। लेकिन ये पुष्यमित्र शुंग अपनी राजधानी विदिशा को बनाता है, ये पटना नहीं लौट पाता, पाटलिपुत्र नहीं जाता है, और एक आध बार जाने की कोशिश भी करता है तो बौद्धों के भय से पटना में नहीं घुसता है। लेकिन ये पुष्यमित्र शुंग अपनी सेना के साथ, अपने लड़के को की सेना, लड़का इसका जाता है सेना लेके, और उन यवनों को सीमाओं पे जाके रोक देता है। अब उस यवन जो हैं वो बौद्ध हो चुके हैं, वहां का ये शिलालेख है। उन वाले बौद्ध को लगता है। और दूसरा जो शासक था हेरोडोटस, उसने भागवत धर्म अपना लिया था। तो वो पुष्यमित्र शुंग के डर से विदिशा में आके गरुड़ स्तंभ लगाता है,
भागवत धर्म की स्वीकार करते हुए। तो ये पुष्यमित्र शुंग की जो योगदान है भारतीय सीमाओं की रक्षा का यवनों से, जो चंद्रगुप्त मौर्य कर रहे थे, जो अशोक कर रहा था, उसके बाद उस साम्राज्य को करना था, तो पुष्यमित्र शुंग का विशेष योगदान उस ओर है। अच्छा, फिर एक सवाल आता है कि पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा में सांची के स्तूप है जो अशोक ने बनवाया था, बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा सेंटर है वो। तो पुष्यमित्र शुंग अगर बौद्धों के संहारी कर रहा था तो सांची में क्या हुआ? उसने कुछ कत्लेआम करा या सांची का स्तूप गिरा दिया? वो तो आज भी खड़ा हुआ है। तो अपने ही समाज में चारों तरफ की घटनाओं पे सोचने की बात होती है। हम लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें सिखाता है कि एक कहानी है, एक पाठ है, उसको याद करो और उसके एक प्रश्न उत्तर को याद करो। तो उसी तरह से हमें कोई घटना बता दी जाती है और उसके प्रश्न उत्तर को याद करके हम वही बोलते रहते हैं, सोचते नहीं हैं। तो मेरा ये कहना है कि भारत के लोगों को, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सवर्ण हो, अवर्ण हो, उन्हें सोचना शुरू करना चाहिए। मतलब हिंदू मुसलमानों ने ज़बरदस्ती कर दी, इस पर सोचना चाहिए कि आगरे के और दिल्ली के किले के बाहर जैन लोग इतनी संख्या में कैसे बसे रह गए, मुसलमान क्यों नहीं बने, सोचना चाहिए। दलित कैसे बसे रहे, क्यों नहीं मुसलमान बनाए गए, ये सोचना चाहिए। तो इसके उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे कि भाई ऐसी कोई बात नहीं हुई, शासन की तरीके से चला। इसी तरह दलित चेतना का सवाल है, हमें सोचना चाहिए। बौद्धों और उसके तो इतिहास अवेलेबल है, अंग्रेजों ने लिखवाया, उसके अलावा भी दस्तावेज, बौद्धों के दस्तावेज भी अवेलेबल है। भाई कहीं नागार्जुन या अश्वघोष जैसे लोग जो उनके दार्शनिक थे देश के बहुत बड़े, कहीं उनकी रचनाओं में ये बात आनी चाहिए ना, कहीं नहीं है। बल्कि उल्टी बात मालूम पड़ती है कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई, नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त लोगों ने बनाया। गुप्त लोग वैष्णव धर्म को मानते थे। तो वैष्णव धर्म को मानने वाला राजा जो है वो अगर बौद्ध यूनिवर्सिटी बना रहा है नालंदा और इतने बौद्ध भिक्षुओं का खाना पीना का खर्च उठा रहा है, तो यही तो भारत की परंपरा है। अब इस परंपरा को तो याद दिलाने को कोई तैयार नहीं है। हमने तो मान लिया कि अंग्रेजों ने बताया था हमें, वही बात सच है कि हिंदुस्तान में बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच संघर्ष हुआ और बौद्धों का बड़ा कत्लेआम हुआ और बौद्ध नष्ट हो गए। अब इससे आगे भी आप बढ़ो, हर्ष है, हर्ष पे लास्ट में बौद्ध धर्म का प्रभाव था, लेकिन हर्ष जो पैसा बांटता था हर साल, वो तो हर एक को देता था। भारतीय राजा हर संप्रदाय के लोगों को पैसा देते थे, जो भी साधु संत आ गया उसकी मदद करते थे। और केवल बौद्ध और जैन की बात नहीं है, आजीवक लोग और दूसरे संप्रदाय के लोग, तमाम लोग जो है सबको मिलता था। तो भारत की तो अलग तरह की परंपरा रही है ना। एक हिंदू राजा, वैष्णव धर्म को मानने वाला वैष्णव राजा गुप्त वंश के, वो नालंदा यूनिवर्सिटी बनवा रहे हैं। तो इन बातों को समझना पड़ेगा। कहीं हमें ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में तो वर्णन मिलना चाहिए था, तो बौद्ध ग्रंथों में कहीं वर्णन नहीं मिलता इस तरह का। फिर यात्री आए चीन से, चीन में बौद्ध धर्म फैल गया, तो फाहियान आया, हुएनसांग आया। तो फाहियान और हुएनसांग की यात्रा वर्णन जो है वो कश्मीर की तरफ से हिंदुस्तान में घुस रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, लेकिन वो कभी इसका वर्णन नहीं कर रहे कि यहाँ पे जो है कोई ऐसी लड़ाई हुई थी जो बौद्धों को मार के भगाया है, बौद्धों का कत्लेआम हुआ, कोई वर्णन नहीं कर रहे। बल्कि वर्णन ये कर रहे हैं कि वो हमेशा बौद्ध मठों में ठहरते हैं, तो उन्हें पूरे रास्ते बौद्ध मठ मिल रहे हैं ठहरने को। और उन नगरों का वर्णन करते हुए वो लिखते हैं यहाँ इतने तो हम लोगों के मठ हैं और इतने विपरीत लोगों के हैं, दूसरे लोगों के हैं, यानी दूसरे वैष्णवों के या शैवों के हैं, और बौद्धों के इतने। तो ये हर्ष के काल से पहले की और हर्ष के काल की घटना है। तो चीनी यात्री इसका वर्णन कहीं नहीं करते, जबकि वो बौद्धों की आस्था से सरोबोर होके भारत में बौद्धों के पक्ष में आ रहे हैं और केवल बौद्ध मठों में ठहर रहे हैं। लेकिन वो एक भी जिक्र ऐसा नहीं लिखते कि उस मठ के किसी ने उसे एक कहानी सुनाई कि हमें पहले भगा दिया गया था, मार दिया गया था, हम पे कोई संकट आया था। तो
कैसे ये माना जाए? केवल अंग्रेजों ने तस्वीर प्रस्तुत कर दी, उसको मान के ही सारी बात चलेगी? तो जैसे मैंने बौद्ध धर्म के बारे में सविस्तार ये बात कही, वैसे ही सविस्तार चर्चा में उतरना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कैसा क्या था। एक जापानी छात्र ने पीएचडी की और मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो इरफान हबीब ने छापा है, उसमें उसका एक लेख है महाराष्ट्र के एक गांव के बारे में। तो उस गांव के बारे में जब वो वर्णन करता है तो शूद्रों की जो गिनती करता है गांव में, उसमें वो पुजारी को लिखता है, मंदिर के पुजारी को शूद्र लिखता है, ज्योतिष को शूद्र लिखता है, तेली को भी शूद्र लिखता है, बढ़ई को भी शूद्र लिखता है, लोहार को भी शूद्र लिखता है। तो उस संरचना से वो साबित करता है कि जो कृषक समुदाय है वो तो अलग है, लेकिन कृषक समुदाय गांव में जितने लोगों का खर्च उठाता है अनाज देके या दूसरी चीज़ें देके, या कृषक समुदाय को मदद करने के लिए जितने लोग वहाँ मौजूद रहते हैं, वो सब शूद्र है। अच्छा। हाँ। और उनकी गांव पे दावेदारी, ये भी वो दिखाने की कोशिश करता है कि गांव पे उनकी दावेदारी जो है वो स्थायी है। अगर एक परिवार का एक गांव में निर्वाह हो रहा है तो उस परिवार के बच्चे अगर चले गए किसी कारण से, तो एक पीढ़ी बाद भी वो आए तो उनका दावा अपनी जगह मौजूद है कि गांव वालों को उनकी रोटी का प्रबंध करना पड़ेगा, रहने का, रोटी का, क्योंकि उस गांव के लोग हैं वो। अच्छा। हाँ। तो ये भारतीय समाज का जो चित्रण है, इस पे सोचना पड़ेगा, इसको विचार करना पड़ेगा कि अंग्रेजों ने जो प्रस्तुत कर दिया उसी को हम मान के चल रहे हैं। अंग्रेजों के जाल से बाहर निकल के सोचें, पूरे दलित आंदोलन के लोग सोचें, अपने इतिहास को सोचें, है ना। ऐसे ही शिक्षा के मामले में मुझे याद आया राकेश जी, धर्मपाल जी ने एक किताब लिखी है द ब्यूटीफुल ट्री। उसमें बहुत विस्तार से बताया गया है, करीब करीब कई लाख गांवों का वो सर्वे अंग्रेज़ों ने किया है शिक्षा के मामले में। तो उसमें बहुत सारी जगह ये दिखाया है, ये अंग्रेज़ों के दस्तावेज हैं, जैसा उन्होंने देखा वैसा लिखा वो है। तो उसमें बहुत सारे दलित, जिन्हें आज हम दलित कहते हैं, उस समाज के लोग ज़्यादा जाते हैं दूसरे समाज के लोगों से स्कूल में, या जो भी पढ़ाई का शिक्षा का जो उस समय था। हाँ, मैं समझ गया। जो अंग्रेज लोग आए भारत में पहले शुरू में, कलेक्टर वगैरह जो आए, उनसे सर्वे कराया अंग्रेजों ने भारत में पढ़े लिखे लोगों का, कितने लोग पढ़ते हैं, स्कूल व्यवस्था कैसे चलती है, सबका। तो उस सर्वे में ये साबित हुआ कि भारत में अधिकांश लोग स्कूलों में जाते हैं, पढ़ते हैं, जिसमें सभी जातियों के लोग जाते हैं। अब जहाँ जिस जाति के लोग ज़्यादा रहते होंगे उसी जाति के लोग ज़्यादा जाएंगे। और गांव में सभी लोगों के पढ़ने की व्यवस्था गांव के मंदिर से, या जो भी धार्मिक बौद्ध मठ है या जो भी चीज़ है वहाँ से जुड़ी हुई होती थी। तो प्राथमिक शिक्षा वहाँ ग्रहण करते थे और बाकी गांव की मदद से, और उसके बाद राजकीय मदद से उनके विद्यालय चलते थे। और इन विद्यालय में हालत ये थी कि उच्च शिक्षा के लिए, जैसे तर्कशास्त्र, दर्शन की एक विशिष्ट शाखा जो सबसे जटिल होती है, तर्कशास्त्र, तो बंगाल के वर्णन में ये मिलता है कि तर्कशास्त्र के कितने विद्यालय थे बंगाल में। तो तर्कशास्त्र पढ़ रहे थे लोग बंगाल में। और भारत में जो विद्याएं थीं, 10-15 जो चीज़ें सिखाते थे, ज्योमेट्री और ये और वो सब माध्यमिक स्कूलों में सिखाई जाती थी, राजाओं की मदद से वो लोग चलते थे। तो ये भारत में शिक्षा व्यवस्था तो थी। बात ये था कि जब हमारे भारत के गांव बर्बाद कर दिए गए, राजा को बर्बाद कर दिया गया, तो वो व्यवस्था सूख गई, ख़त्म हो गई। जब ख़त्म हो गई तो अंग्रेज़ों ने जब अपनी व्यवस्था लाई, तो अब सबसे पहले ये सोचना है कि उसमें पढ़ने जाने को लोग इसलिए तैयार नहीं थे कि भारतीय समाज में भले ही शासक अंग्रेज बन गए, लेकिन भारतीय सामाजिक परंपरा के हिसाब से तो वो उन्हें मलेच्छ या यवनी कहते थे। तो उनके स्कूल में अपने बच्चे को क्यों भेजें? अब इस कॉन्ट्रडिक्शन को उन्होंने दूसरे तरीके से प्रस्तुत कर दिया। पहले तो उन्हें अनपढ़ बना दिया, उनके स्कूल हमारे नष्ट कर दिए। फिर अपने स्कूल खोले तो उसमें जब समाज नहीं जा रहा है, हिचक रहा है, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई
पढ़ने नहीं दे रहे, लड़कियों को पढ़ने नहीं दे रहे, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो उसने स्कूल में जाने के लिए उन्होंने अपने लोग खड़े कर दिए कि समाज सुधार का कार्यक्रम ये है कि भाई लोग पढ़े, अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करें। अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने की बात है, वैसी शिक्षा ग्रहण करने की बात नहीं है। तो भारत की हर जगह इतने संप्रदाय हैं। अब जैसे मध्यकाल की बात करता हूँ मैं, तो मध्यकाल में एक्चुअली जाति प्रथा के खिलाफ इतना काम हुआ है जबरदस्त। जो मैंने आपको बताया, जाति पात को माने नहीं, हरि का भजे सो हरि का, ये आंदोलन सब जगह हुआ। दूसरा आंदोलन क्या हुआ कि जो ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए, इस कारण से कि पत्तों पे या इस पे लिखने के लिए संस्कृत को एक भाषा बनाई गई, तो संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए। अब संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए तो एक वर्ग जरूर ऐसा पैदा हुआ कि उसने कहा भाई संस्कृत तो हर एक पढ़ नहीं सकता, हम ही पढ़ेंगे और हम ही बताएंगे। तो उसके खिलाफ एक विद्रोह हुआ ना सामाजिक। उस विद्रोह में तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिख दी, अवध के लोग समझ सकें उस बात को क्या है रामायण। और संत ज्ञानेश्वर ने गीता लिख दी, महाराष्ट्री वहीं से जन्म हुई, महाराष्ट्र प्राकृत। तो जितनी बोलियां थी लोगों की, उसमें संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद कर दिया साधु संतों ने। तो ये जन आंदोलन हो गया कि जनता के पास उस ज्ञान को पहुंचा दिया, जिसे कुछ लोग अपना एकाधिकार मान के छुपाने की कोशिश कर रहे थे एक काल विशेष में। ये तो हम कर चुके थे। तो जब ये पहुंचा रहे थे तो पढ़वा भी तो रहे थे। कोई भी संप्रदाय पैदा हो रहा था तो उसके लोग अपने संप्रदाय में शामिल लोगों को वो ग्रंथ लिख लिख के पढ़वा भी तो रहे थे। तो वो अपनी भाषा तो पढ़ ही रहे थे, जान रहे थे चीज़ों को। तो इस पूरे सिस्टम को जब हमने ब्रेक कर दिया तो सन्यासियों की क्या स्थिति हुई अंग्रेजों के आने के बाद? सन्यासी विद्रोह हुआ। ये सन्यासी जो समाज के जागरण में लगते थे बंगाल में, अंग्रेजों का शासन स्थापित होने के बाद जो गांव में दुर्दशा फैली, तो सन्यासियों ने उन अकालग्रस्त गांव के नौजवानों को संगठित करके सन्यासियों ने विद्रोह किया ना, अंग्रेज सत्ता को उखाड़ने की कोशिश की। और 1760 से शुरू हुआ ये आंदोलन 1857 तक लगातार चलता रहा। जगह जगह वो कोशिश करते रहे सन्यासी। अच्छा। हाँ, तो भारत के सन्यासी, सूफी, संत, फकीर, इन सबका योगदान तो यही है कि ये फिर अंग्रेजों के आने के बाद तो इस बात में उलझ गए कि किसी तरह से इस अंग्रेजी सत्ता को समाप्त किया जाए। पढ़ाने लिखाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हो गया। तो भारतीय समाज में इस प्रतिरोध को नहीं दर्शाया जाता है। बस अंग्रेज आए, उनका शासन स्थापित हो गया, लेकिन गांव के लोग विद्रोह कर रहे थे। ये बात अलग है कि शासन को उखाड़ नहीं पाया। 1857 जैसे उसमें भी हम लोग हार गए किन्हीं भी कारणों से, लेकिन तैयारी और लड़ाई तो जारी रही। अब 1857 पे ही बात आ जाए। 1857 में हम अगर कहानियाँ पढ़ेंगे तो वाल्मीकि भी लड़ रहे हैं, रांगड़ भी लड़ रहे हैं, कंजड़ भी लड़ रहे हैं, पासी भी लड़ रहे हैं। तो कहीं ऐसा वर्णन मिल गया है कि उदापासी के नेतृत्व में अगर अवध में लोग लड़ाई में उतर रहे हैं तो वो ये कह रहे हो कि उदापासी के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे। कोई कह रहा है लड़ाई लड़ी जा रही है, सबके नेतृत्व में लड़ रहे हैं। मौलवी अहमद शाह भी है, बहादुर शाह जफर नेता है, नाना साहब भी हैं। हम अपनी जाति को मानते हैं, जाति के अंदर बेटी देते हैं, शादी करते हैं, जाति के अंदर खाना खाते हैं, जाति का एक हमारा दायरा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि युद्ध में या किसी दूसरे सवाल पे हम समाज से कट के खड़े हो गए। समाज का इंटरेक्शन तो हो ही रहा है। तो किन्हीं बातों को कैसे चित्रित करा जाए, तो ये मैं कहता हूँ, इसलिए भारतीय इतिहास को समझने के लिए पहले भारतीय दृष्टिकोण पैदा करना पड़ेगा, फिर आपकी समझ में आएगा। अगर हम उनकी दृष्टि से देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए मेरा मानना है कि दलित चेतना के रूप में एक फॉल्स कॉन्शियसनेस देश के अंदर खड़ी करने की कोशिश चल रही है लगातार अंग्रेजों के ज़माने से। और जैसे अब भारत में लोग बढ़ गए, सवर्ण, पिछड़ा,
हैं, दलित, ट्राइब। तो ये जब खाने बना दिए तो हर जाति इस खाने में अपने आप को फिट करती है। वैसे ही भारतीय समाज में भी एक खाना बना हुआ था, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। तो हर जाति जिसका उत्कर्ष होता था वो उसके खाने में फिट करती थी और अपना खाना चेंज भी कर देती थी। अगर उसे राज मिल गया तो वो क्षत्रिय का क्लेम कर देती थी। है? दक्षिण में जो रिवोल्ट हुए, जैसे लिंगायत हैं, तो लिंगायत एक ट्राइब जनजाति है, लेकिन ये लोग जब सिविलाइज हुए तो इन्होंने ब्राह्मण होने का क्लेम कर दिया, तो ये ब्राह्मण माने जाते हैं। तो एक पूरे समाज में जो पैमाने बना देते हैं उसके अंदर भी अंतरक्रिया चलती रहती है। जो ताकतवर होता है वो फिर क्लेम करता है ना प्रभुत्व का। तो भारत में भी ये प्रक्रिया चल रही थी। अब इसको अगर दूसरे एंगल से देखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम ब्रिटिश दृष्टि से, अंग्रेजों की दृष्टि से भारत को नहीं समझ सकते। भारत को भारतीय दृष्टि से समझना पड़ेगा, और भारतीय दृष्टि से समझ के हम पूरे इस पे चर्चा करने को तैयार हैं कि भारतीय समाज की विभिन्न जातियों के बीच में जो समन्वय कायम होके ही भारतीय व्यवस्था चली। समन्वय नहीं होता तो 2000 साल तक रहते कैसे साथ, है ना, चले जाते बाहर। तो समन्वय से व्यवस्था बनी।